हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लास से डीले सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज का दोस्तों 8वां क्लास पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ दिनों तक आपकी क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज से आपकी क्लास रोज आएंगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं या गुण क्या हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है दोस्तों संघ। संघ बौद्ध शिक्षा का वह प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रवेश होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था और श्रमण के अतिरिक्त संघों में किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। दोस्तों ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, प्रवज्जा किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। इसका अर्थ है दोस्तों बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से अलग होकर या विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के बीच होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। और दूसरा है दोस्तों छात्र की दिनचर्या। तो दोस्तों इस समय क्या करते थे, छात्र की दिनचर्या क्या होती थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था के अनुरूप ही मठों में भी गुरु की सेवा करना शिक्षा का प्रमुख अंग माना जाता था। भिक्षु छात्र गुरु की पूरी तरह से सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, गुरु के साथ भिक्षाटन यानी भिक्षा मांगने जाते थे, गुरु के निवास की सफाई एवं रसोइयों की व्यवस्था तथा सभी समान कार्य शिष्यों को ही करने पड़ते थे। शिष्य दूसरे शिष्य से सेवा नहीं करवा सकता था और न ही की आज्ञा दूसरे शिष्यों की मान्य होती थी। यानी कोई भी शिष्य अन्य शिष्य से अपनी सेवा नहीं करा सकता और न ही उसे आज्ञा दे सकता था। आगे है दोस्तों तीसरा है गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता था बौद्ध शिक्षा में। तो दोस्तों गुरु और शिष्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता था एवं मधुर संबंध हुआ करता था। दोनों का जीवन सादा तथा निकट होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता कि कोई शिष्य पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है या अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। यानी जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता है या किसी का मन भटक रहा है तो गुरु उसे अपने आश्रम से निष्कासित कर देता था। और चौथा है दोस्तों मठों की व्यवस्था। मठों की व्यवस्था कैसे होती थी इस समय। तो बौद्ध विहार तथा मठ संघों का निर्माण करते थे। मठों में गुरु एवं शिष्य साथ साथ रहते थे। सामान्यतः एक गुरु अपने पास एक शिष्य रखता था, किंतु कुछ विद्वान गुरु एक से अधिक शिष्य भी रख सकते थे। यानी कुछ विद्वान गुरु एक से अधिक शिष्य भी रखते थे। ये सभी लोग सामान्यतः पेड़ों के नीचे रहते थे, किंतु प्रतिकूल मौसमों में ये लोग विहार तथा मठों में रहते थे। यानी कुछ विहार जहाँ रहने के लिए रहता है स्थान वहाँ पे रहते थे। और पांचवा है अध्ययन पद्धति। इस समय अध्ययन पद्धति कैसी होती थी इसके बारे में पढ़ते हैं। इस समय मौखिक शिक्षण की व्यवस्था थी। छात्र सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनाकर विषय वस्तु को कंठस्थ यानी याद करके किया करते थे। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधियाँ इस समय प्रचलित थी। एकांत, मौन चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता था। और छठवां है दोस्तों स्त्री शिक्षा। प्रारंभिक अवस्था में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की थी, लेकिन बाद में स्त्रियां संघों में प्रविष्ट होने लगी। किन स्त्रियों पर संघ ने बड़े बड़े कड़े नियम लागू होते थे। और सातवां है दोस्तों जन संधारण की शिक्षा। जन संधारण शिक्षा कैसी होती थी। तो दोस्तों बौद्ध काल में जन साधारण की भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। इस शिक्षा का रूप सामान्यतः धार्मिक हुआ करता था। कुछ मठों के गुरु गृहस्थों में जाकर शिक्षा प्रदान करते थे और पूरी शिक्षा जो होती थी वो निःशुल्क हुआ करती थी। आठवां है दोस्तों शिक्षा आरंभ करने की आयु। उस समय शिक्षा प्रारंभ करने की न्यूनतम आयु जो थी 8 वर्ष थी, परंतु इस आयु का बंधन केवल उन बालकों के लिए होता था जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय करते थे। बालक संघ के किसी भी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चयन कर लेता था। 9वां है अध्ययन की अवधि। तो दोस्तों अध्ययन का काल कितने समय तक होता था। प्रवज्जा संस्कार की आयु 8 वर्ष की थी। इस संस्कार की अध्ययन की अवधि 12 वर्ष थी। उप संपदा की अवधि 10 वर्ष थी
और उप संपदा संस्कार बौद्ध संघ से कम से कम 10 वर्ष भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। और 10वां है दोस्तों अध्ययन के विषय कौन कौन से। उस समय अध्ययन के विषयों को स्वरूप पूर्ण धार्मिक न था और यह पूर्ण रूप से लौकिक भी न था। शिक्षा में बौद्ध दर्शन की प्रधानता थी। उस समय अध्ययन के विषय निम्नलिखित थे। तो कौन कौन से विषय थे दोस्तों उस समय। संस्कृत साहित्य, न्याय साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन, तर्कशास्त्र और धर्म। और दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, काशी, मिथिला एवं जगदला। और दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी। दोस्तों बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ व बिहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें वे भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। आगे है दोस्तों बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में क्या क्या समानताएं थी उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वो दोस्तों बौद्ध शिक्षा में समानता और वैदिक शिक्षा में समानता क्या थी दोस्तों। तो पहला है दोस्तों लक्ष्य निर्माण पाठ्य और दूसरा इसमें भी बौद्ध शिक्षा में लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का पहला समानता है। और दोस्तों इसमें दूसरा है शिक्षा प्रारंभ की आयु जो थी वो 8 वर्ष की थी और वैदिक शिक्षा में भी 8 वर्ष की आयु थी। और शिक्षा का जो प्रारंभ था वो संस्कार से होता था बौद्ध शिक्षा में। और वैदिक काल में भी शिक्षा का जो प्रारंभ था वो दोस्तों संस्कार से था। और इसमें चौथा है दोस्तों भिक्षाटन। शिक्षक की यही दिनचर्या थी भिक्षा मांगना। और वैदिक काल में भी शिक्षक की दिनचर्या क्या थी भिक्षा मांगना। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की समानताएं थी जो वैदिक कालीन शिक्षा तथा बौद्धकालीन शिक्षा में है। आगे है दोस्तों वैदिक कालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा में क्या क्या अंतर है उसको भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों इनमें निम्न असमानता है। तो पहला है दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करना इसका मूल उद्देश्य था। और दोस्तों वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना उद्देश्य नहीं था। और इसमें संघ का वर्चस्व था जबकि इसमें क्या था गुरु का वर्चस्व था। और इसकी शिक्षा जो थी समुदाय प्रधान थी। और इसकी शिक्षा जो थी वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो शिक्षा परिवार प्रधान थी। और बौद्धकालीन शिक्षा जो थी कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर कर रहा था। और वैदिक कालीन शिक्षा जो थी जीवन को सादगीपूर्ण से जीना था। और दोस्तों बौद्धकालीन शिक्षा जो थी उस संपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा में समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में फिर से प्रवेश कर लेना था। और दोस्तों इसमें संघ में पुरुष या स्त्री साथ साथ पढ़ते थे जबकि गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था। और इसकी जो बौद्धकालीन की जो माध्यम थी वो पाली या जन भाषा थी जबकि वैदिक कालीन शिक्षा की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और बौद्धकालीन की जो जाति थी वो धर्म से परे थे। और ये जो वैदिक कालीन की जो जाति है जाति पर आधारित थी। और इसमें संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था जबकि इसमें वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल के नियंत्रण से मुक्त था। आगे की क्लास आपको दोस्तों फिर कल मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।